Okay, so hello everyone, welcome back to this video. It is going to be about the Reserve Bank of India. Now, Reserve Bank of India, again हम सबको पता है from RPSC perspective, from UGC नेट पेपर 2 perspective, from सेट perspective also. कोई नेट का दे रहा है एग्जाम, कोई सेट का दे रहा है, कोई आरपीएससी का एग्जाम दे रहा है. तीनों पर्सपेक्टिव में कोई कॉमर्स से अगर अपीयर कर रहा है, you cannot skip this topic, which is the Reserve Bank of India. आफ्टर दिस सेशन टुडे या आफ्टर दिस वीडियो आपको आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री. आपको याद ही हो जाएगी हिस्ट्री. ठीक है. इंपॉर्टेंट डेट्स, आरबीआई की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा. ब्रेटन वुड्स सिस्टम्स के बारे में आपको पता चल जाएगा. काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो पता होने ही होने चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज एस्पायरिंग टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर. जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पता होने ही चाहिए वो आपको पता चल जाएंगे आज के सेशन के बाद. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, कुछ चीज़ों को कहानी की तरह ही पढ़ना और कहानी की तरह ही उसको पढ़कर समझ लेना. बिकॉज मैं हमेशा ये कहती हूँ, हिस्ट्री जब भी होती है ना, जब भी हम किसी टॉपिक की हिस्ट्री पढ़ते हैं, यू शुड नो इट लाइक अ स्टोरी. आपको पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए उसकी. व्हेन यू नो द एंटायर स्टोरी ना, तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है. तो उसको कहानी की तरह हमें डिटेल में पता होना चाहिए. ओके, सो लेट्स बिगिन. आरबीआई की हिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम आते हैं तो आरबीआई की ऑफिशियल जो हिस्ट्री है वो 5 वॉल्यूम्स में या 5 किताबें मैं कह लूँ, उन 5 किताबों में उस हिस्ट्री को प्रिंट किया गया है. ठीक है. और वो 5 किताबें अलग अलग टाइम पीरियड को कवर कर रही है. मैं ऐसा नहीं कि मैं बस शुरू से आरबीआई की हिस्ट्री उठाई और धड़ 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 पढ़ाते चले गए. नो, ऐसा लिखा भी नहीं गया है, ऐसा पढ़ा भी नहीं सकते. वी नीड अ प्रॉपर गैपिंग. ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम 1 के बारे में. आते हैं ना किताबें ऐसी ही छपती ना, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3. तो सबसे पहले आरबीआई का जो वॉल्यूम आया था वो आया था वॉल्यूम 1. अब इस वॉल्यूम 1 में क्या कवर किया गया है? पीरियड ऑफ 1935 टू 1951. हम सबको पता है आरबीआई एक्ट कब आया था? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 1934 हम नाम से जानते हैं. ठीक है. एंड आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था? आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड 1935। 1935, 1 अप्रैल 1935. इसीलिए ये पीरियड, क्योंकि आरबीआई एस्टैब्लिश ही 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, इसीलिए ये पीरियड जो है वो वॉल्यूम 1 यहाँ से शुरू होता है. पहली किताब यहाँ से शुरू होती है. ठीक है. और ये कोई मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया है. इट इज ऑफिशियली द डेटा हैज बीन टेकन, the volume has been taken from the Reserve Bank of India वेबसाइट. ऑफिशियल वेबसाइट से आ रहा है ये. ठीक है. तो ये मेरे अपने मन का लिखा हुआ नहीं है, कहीं गूगल से नहीं कॉपी किया है, कहीं किसी चैट जीपीटी ने नहीं दिया है. दिस इज एज इट इज टेकन फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट. तो 1935 टू 1951 का पहला पीरियड हम पढ़ेंगे. ठीक है. जिसमें कवर क्या होगा? आरबीआई एस्टैब्लिश कैसे हुआ था, वॉर ईयर्स हम सबको पता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी. और 1951 इस ईयर से कुछ याद आ रहा है क्या किसी को? बचपन में 11th-12th में हम पढ़ते थे 1951 का एक बहुत क्रूशियल ईयर होता है. ठीक है. नहीं पता है तो याद दिला देती हूँ. 1951 5 ईयर प्लानिंग याद है सबको? 5 ईयर प्लान्स यस बनाए मैम। जाते थे. 1951 में पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था. 1951 टू 1956 द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज मेड. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक हम पहले पढ़ते हैं कि भाई 1935 से लेकर 1951 के बीच में क्या हुआ था आरबीआई में. ठीक है. एज यू कैन सी ये रहा द हिस्ट्री ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 टू 51. द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई पब्लिश्ड इन 1970. ठीक है. एज इट इज ये डॉक्यूमेंट है, एज इट इज इसे आरबीआई की वेबसाइट से लिया गया है. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1926 में ये जो चीजें आज पढ़ाने वाली हूँ एज इट इज इन पे क्वेश्चन उठकर आ जाता है और पता होना ही होना चाहिए आपको. एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स यू शुड नो दिस. 1926 में सर हिल्टन यंग, क्या नाम है? सर हिल्टन यंग. हिल्टन यंग सर ने बोला कि भाई
एक सेंट्रल बैंक देश में बनाया जाना चाहिए, किसमें? इंडिया में। अब ये बात किसकी हो रही है? 1926 की हो रही है। 1926 में हमें आज़ादी नहीं मिली थी, वी वर नॉट एन इंडिपेंडेंट नेशन, वी वर स्टिल अंडर द ब्रिटिश, हम पर रूल करते थे। इसीलिए तब ये वाले लोग होते थे, हिल्टन यंग कमीशन, सर का कहकर इनको हम रेफर करते थे, ठीक है। तो सर हिल्टन यंग ने एक कमीशन बनाई, और वो कमीशन का नाम क्या था? द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ये रिपोर्ट आई थी, इस पे नाम अधूरा लिखा हुआ है, रॉयल कमीशन ऑन, इसका मैं नाम पूरा कर देती हूँ, ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। तो इनकी रिकमेंडेशन पर पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज उठकर आ जाता है कि किसकी रिकमेंडेशन पर आरबीआई एस्टैब्लिश किया गया था, या डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेट तो यही पूछता ना ज्यादा, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो 1926 में सर हिल्टन यंग के रिकमेंडेशंस पर यह कहा गया था कि सेंट्रल बैंक बनाया जाना चाहिए, बनाया नहीं गया, बनाया जाना चाहिए, उनकी रिकमेंडेशन थी, ठीक है। ये सर हिल्टन यंग की पिक्चर जो मैंने आपको साइड में दिखा दी है, ठीक है। अब हम टाइमलाइन से पढ़ेंगे, बिल्कुल एज इट इज, जो ईयर है ना, ईयर बाय ईयर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे स्टोरी की तरह, तो आपको याद हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935, डेट भूलनी ही नहीं है आपको। आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ है, हर कॉमर्स स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ये सबको ही पता होना चाहिए। देश का सेंट्रल बैंक कब बना था? बना था 1935 में। आरबीआई का फाउंडेशन डे भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आरबीआई का फाउंडेशन डे भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। मैं पहले ना ईयर्स पढ़ा देती हूँ, क्रूशियल ईयर्स, और लास्ट में जब मैं समरी पढ़ाऊंगी, लास्ट में जब उसको हम समराइज करेंगे, तो आपको लास्ट में पूरा याद हो जाएगा। तो 1935 में आरबीआई आया, ठीक है, और आरबीआई एक्ट पहले ही आ गया था, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। अब क्या हुआ? 1935 में आरबीआई तो एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, जब 1935 में आरबीआई आया तो देश आजाद था क्या भाई 1935 में? नहीं, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो आरबीआई को कौन कंट्रोल करता था? आरबीआई को प्राइवेट ओनर्स कंट्रोल करते थे। आज आरबीआई को कौन कंट्रोल करता है? टुडे हु कंट्रोल्स आरबीआई? टेल मी क्विकली। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कंट्रोल करती है, पूरी की पूरी ओनरशिप सरकार के पास है, बिकॉज आरबीआई अब नेशनलाइज हो चुका है। लेकिन नेशनलाइज तो तब होगा ना जब देश आजाद होगा। हम बात कर रहे हैं 1935 की, हमें इंडिपेंडेंस मिली ही नहीं थी। तो आरबीआई को कौन कंट्रोल करता था? प्राइवेट शेयर होल्डर्स कंट्रोल करते थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, नेशनलाइज नहीं हुआ था तब तक आरबीआई, ठीक है। सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अब 1935 में आरबीआई तो आ गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड आ गई 1941 में। ये हिस्ट्री पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम आरबीआई का इवॉल्वमेंट देख रहे हैं कि हर सिचुएशन में आरबीआई ने कैसे फेस किया है सिचुएशन को, चाहे बीओपी के क्राइसिस आए हो, चाहे वर्ल्ड वॉर सेकेंड आई हो, चाहे चाइना पाकिस्तान का वॉर आया हो, चाहे हर्षद मेहता का स्कैम आया हो, हर सिचुएशन में आरबीआई ने कैसे क्या रोल प्ले किया है, वो हमें हिस्ट्री में समझना है, ठीक है। सो 1941 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड आई थी तो हुआ क्या था? देखिए, आप सबको एक वर्ड पता होगा, एलाइड फोर्सेस, सुना है सबने द वर्ड एलाइड फोर्सेस? ठीक है, एलाइड फोर्सेस का मतलब क्या होता है? एनीवन नोज व्हाट इज मेंट बाय एलाइड फोर्सेस? मैम, am I audible? हम्म। So there were two forces in the world, one with the Germany and other with the US, I think. और इन दोनों फोर्स को अलाइड फोर्सेस बोलते थे, तो कुछ कॉन्सेप्ट है। यस। सो एलाइड फोर्सेस का मतलब क्या होता है? जब दो तीन कंट्रीज की आर्मी मिलकर एक तरफ से लड़ रही है, ठीक है, जैसे यूके, यूएसएसआर, यूएस और इंडिया, ये दोनों मिलकर, ये चारों कंट्रीज की फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस मिलकर जब एक ही पक्ष से लड़ती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अलाइड फोर्सेस, ठीक है। तो जब दो तीन कंट्रीज की आर्मी फोर्सेस मिलकर एक ही साथ एक ही साइड से लड़ती हैं, उसको हम अलाइड फोर्सेस बोलते हैं। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड आई, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, तो इंडिया भी इसी का ही पार्ट था, ठीक है। इंडिया अलाइड फोर्सेस का पार्ट था। किस किस अलाइड फोर्सेस का पार्ट था? यूके, यूएसएसआर, यूएसए एंड इंडिया।
तो इंडिया अलाइड फोर्सेस का पार्ट था, तो इंडिया में मिलिट्री स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होने लग गई। ठीक है, अब वॉर है, वॉर के टाइम पे खर्चा किस चीज पे होगा? अनाज उगाने पे होगा या आर्म्स एंड एमिनिशंस पे खर्चा करेगी सरकार? आर्म्स एंड एनिमेशन। आर्म्स एंड एमिनिशंस पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती चली जाएगी। ठीक है, और हमने बहुत डिटेल में फिस्कल पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा है, जब फिस्कल पॉलिसी के तहत सरकार खर्चा करती है, गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करती है देश में, अब स्पेंडिंग कर किस पे रही है? वॉर के टाइम पे तो स्पेंडिंग किस पे करेगी? आर्म्स पे, एमिनिशंस पे, राइफल्स पे, गन्स पे, इन्हीं पे स्पेंडिंग करेगी। तो जब सरकार पैसा खर्च करती है तो मनी का इनफ्लो होगा इकोनॉमी में या आउटफ्लो होगा? टेल मी। आउटफ्लो। अबे अरे इनफ्लो होगा ना, आउटफ्लो कैसे होगा? पैसा डाल रही है ना इकोनॉमी में, खर्चा कर रही है ना पैसा इकोनॉमी पे, आउटफ्लो कैसे होगा? सरकार पैसा, सरकार ने डैम बनाया, सरकार बोल रही है मैं बहुत बड़ा 100 करोड़ का डैम बनाऊंगी इंडिया में, तो पैसा इंडिया में डालेगी या इंडिया के बाहर ले जाएगी? डालेगी। मैम डाला। अरे जैसे डालेगी ना, इंडिया में बाहर कैसे ले जाएगी? डैम बनाएगी तो इंडिया में लेबर भी हायर करेगी, इंडिया में सीमेंट भी आएगा, इंडिया में कंस्ट्रक्शन भी होगा, तो पैसा इनफ्लो आएगा ना इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब बहुत ज्यादा होगी आर्म्स एंड एमिनिशंस में, तो पैसा बहुत ज्यादा इकोनॉमी में फ्लो करेगा। अब पैसा तो बहुत सारा आ गया, लेकिन इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट हमें पता है, 1,000 करोड़ रुपए हैं, 1,000 करोड़ रुपए का मनी इनफ्लो है इकोनॉमी में, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाए गए हैं, जो प्रोडक्शन है, वो 100 करोड़ ही है गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या होगा? खरीदने के लिए जेब में 1,000 करोड़ रुपए हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ही नहीं है, क्योंकि वॉर के टाइम पे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होगा क्या? वॉर के टाइम पे एफएमसीजी गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा नो। ना। इसको समझने की कोशिश करो, मेरा ऑब्जेक्टिव ही समझाने का है ताकि तुम किसी और को कल समझा सको। ठीक है, तो पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, तो क्या होगा? ये एक ही पेन है मेरे पास, तुम खरीदने वाले 8 जने बैठे हो, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ये एक पेन है मेरे पास और तुम खरीदने वाले 8 जने बैठे हो, आठों के जेब में पैसा है, लेकिन गुड्स तो एक ही है, तो क्या होगा? क्या करूंगी मैं? महंगाई प्राइस बढ़ेगी। इंक्रीज। प्राइस प्राइसेस बढ़ा दूंगी। इंक्रीज करते हैं। स्वप्निल ने बोला मैम मैं $10 देने के लिए तैयार हूं, मैंने बोला नहीं भाई, और प्राइस बढ़ाओ, एक ही पेन है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, आउटपुट कम है, लेकिन खरीदने वालों के पास पैसा ज्यादा है। रिया ने बोला मैम मैं $11 दूंगी, पूजा ने बोला मैम मैं $12 दूंगी, कुमकुम ने बोला मैं $15 दूंगी, फिर स्वप्निल ने बोला मैं $17 दूंगा। मैंने कहा ठीक है स्वप्निल, द पेन बिलोंग्स टू यू। तो मैं तो फायदा उठाऊंगी ना सिचुएशन का, मैं तो बोलूंगी ठीक है भाई प्राइस बढ़ाएंगे। तो ये जो सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस सिचुएशन? एज इन्फ्लेशन। और पर्टिकुलरली जब ये वॉर के टाइम पे ऐसा होता है कि पैसा तो बहुत है इकोनॉमी में, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज जो जनरल पब्लिक के लिए एफएमसीजी गुड्स होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, वो बन ही नहीं रहे इकोनॉमी में, इतने ज्यादा नहीं बन रहे, बन रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं बन रहे। तो उस केस में क्या आ जाता है? उस केस में वो इन्फ्लेशन कहलाता है वॉर टाइम इन्फ्लेशन। अब आरबीआई के सामने चैलेंज था कि भाई महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि वॉर का टाइम पीरियड चल रहा है, सरकार तो खूब पैसा खर्च कर रही है इकोनॉमी में, पैसे का इनफ्लो भर भर कर आ रहा है इकोनॉमी में, लेकिन किसके लिए आ रहा है? आर्म्स एंड एमिनिशंस के लिए आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नहीं आ रहा है। तो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, महंगाई क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। देखो इसको इस तरीके से भी सोच लो, वॉर का टाइम है तो कर्फ्यू लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। कर्फ्यू लगा, लोग घरों में बंद हो गए, अब आटा तेल चावल का प्रोडक्शन बंद हो गया फैक्ट्रियों में, तो अमीर तो लोग क्या करेंगे? गोडाउन में महंगा प्राइस चार्ज करेंगे, गरीब इंसान खरीद पाएगा क्या? अमीर तो खरीद लेगा। हाँ यार पता नहीं वॉर कब खत्म हो, 1 महीना 2 महीना, हमारे घर में राशन सामान तो होना चाहिए ना, तो हम तो महंगी प्राइस पर भी खरीद लेंगे। इस इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं? वॉर टाइम इन्फ्लेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? चले आगे। यस। ठीक है, तो ये सबको एक मेजर। डाउट है। यस। जैसे हम कोई डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा ना, हम परचेज कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो नहीं होगा ना, कैश आउटफ्लो होगा। हम इन कैश इनफ्लो होगा जब भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब क्या है? जैसे हमने। अभी अभी मैं बताऊं, अगर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है, ठीक है, हाँ। अगर इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर होता है, राइट, तो सरकार पैसा किस पे खर्च करेगी? डिफेंस पे। आर्मी पे, डिफेंस पे पैसा खर्चा करेगी।
ठीक है, द गवर्नमेंट विल स्पेंड इट्स मनी ऑन डिफेंस. सो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी. सरकार अपने सरकारी खजाने में से, गवर्नमेंट ट्रेजरी में से पैसा उसने निकाला, लेकिन खर्च किस कंट्री में किया? इंडिया में खर्च किया. खर्च किस हाँ कंट्री में किया? इंडिया में खर्च किया. तो पैसे का इनफ्लो कहाँ आया? इंडिया में ही आया. द तो हम भी मनी करें। द मनी इनफ्लो केम टू इंडिया. ऐसे ही, ठीक है, नॉट ओनली, एक सेकेंड, ऐसे ही वॉर के टाइम पे ही नहीं, किसी भी टाइम पे जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, सरकार ने बोला मैं डैम बनाऊंगी इंडिया में, सरकार ने बोला मैं स्कूल बनाऊंगी, सरकार ने बोला मैं हॉस्पिटल बनाऊंगी, सरकार ने बोला मैं रोड्स बनाऊंगी, सरकार ने बोला मैं फ्लाईओवर बनाऊंगी. ठीक है, लगभग हर एक प्रोजेक्ट 100-200 करोड़ तो लगेंगे ही लगेंगे, राइट? तो वो पैसा आएगा कहाँ पे? इंडिया में. क्योंकि जॉब्स जनरेट कहाँ होंगी? इंडिया में. सीमेंट कहाँ से लिया जाएगा? इंडिया से लिया जाएगा. ठीक है, जॉब्स का इनफ्लो, पैसे का इनफ्लो, सारा इनफ्लो इंडिया में ही आएगा. आउटफ्लो कब होता है? जब सरकार दूसरे देश से इंपोर्ट करती है. व्हेन गवर्नमेंट इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्री. सरकार ने कहा कि भाई मैं डैम तो बना रही हूं, लेकिन डैम बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो मैं जापान से इंपोर्ट करूंगी. तो इंडिया को पैसा जापान को देना पड़ेगा. जो डैम बनाने की मशीन है वो जापान से लाई जाएगी, तो जापान को पैसा देना पड़ेगा, अगर ऐसा सिनेरियो है तो. ठीक है, अदरवाइज जब भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है तो हमारे देश में पैसे का इनफ्लो बढ़ता है. ठीक है, और यही चीज सरकार करती है डिप्रेशन के टाइम पे, जब पैसा है ही नहीं इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो सरकार पैसे की स्पेंडिंग करती है. लो पैसा, मैं दे रही हूँ पैसा, लो लो लो, भर भर के लो, ताकि डिप्रेशन कम हो जाए और इन्फ्लेशन वापस आ जाए, मतलब सिचुएशन बैलेंस हो जाए. ठीक है, अब क्लियर है स्वप्निल? हाँ, मतलब जैसे अगर वॉर की जो हम बात करें, उसके इसमें तो हम इम्पोर्ट ही करते हैं वेपन इक्विपमेंट, इटली से, जर्मनी से, यूएस से, तो उसके इसमें तो आउटफ्लो ही होगा उसकी इसमें पर्टिकुलर उस डिफेंस केस के में केस में। आउटफ्लो होगा. उस केस में आउटफ्लो होगा, हाँ, अब वो भी मैं बताती हूँ. आउटफ्लो से भी इन्फ्लेशन आएगा. ठीक है, आउटफ्लो से भी इन्फ्लेशन आएगा. कैसे? डॉलर हम देंगे पेमेंट में, डॉलर यस, कम होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में चला जाएगा. ठीक है, मेरे मेरे कंट्री में वॉर होने वाला है, इंडिया का वॉर होने वाला है पाकिस्तान के साथ. अब नरेंद्र मोदी जी ने आर्म्स एंड एमिनिशंस पर इंपोर्ट किया यूएस से. ठीक है, आर्म्स एंड एमिनिशंस इंपोर्ट किए यूएस से, तो यूएस को पेमेंट किस में देना पड़ेगा? डॉलर्स। डॉलर्स में पेमेंट देना पड़ेगा. करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा. फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा तो रुपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? रुपी डिवैल्यू हो जाएगा. रुपी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कमजोर हो जाएगी. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा निकलता जाता है, देश के बाहर जाता जाता है, तब भी हमारे देश में क्या आता जाता है? इन्फ्लेशन आता जाता है, क्योंकि आपका रुपी क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है. तो इधर यू सी इट बोथ द वेज, आपका इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा वेन एवर गवर्नमेंट डज द स्पेंडिंग. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए. सो अब आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई नया नया ही बना था 1935 में. 1941 में वॉर आ गई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, क्योंकि तब हम पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो आरबीआई को वॉर के एफर्ट्स को फाइनेंस करना पड़ा. यानी आरबीआई को उस वक्त क्या करनी पड़ी? करेंसी प्रिंट करनी पड़ी. क्योंकि किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा भाई अभी तो वॉर चल रही है, अभी तुम्हें पैसा चाहिए. तो आरबीआई, क्योंकि हमने आरबीआई के फंक्शंस बहुत डिटेल में पढ़े हैं, और आरबीआई का फंक्शन क्या है? आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू प्रिंट द करेंसी इन इंडिया. यस और नो? पढ़ चुके हैं हम बहुत डिटेल में. आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू प्रिंट द करेंसी. सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर और कॉइन्स को छोड़कर बाकी सारे पेपर करेंसी जो है उसको प्रिंट करने की सोल अथॉरिटी सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के पास है. ठीक है, तो उस वक्त ये सिचुएशन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेस करी. बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई था, इन्फ्लेशन और बढ़ता जा रहा था, तो आरबीआई ने कहा कि भाई ऐसे तो महंगाई बहुत बढ़ती चली जाएगी. तो आरबीआई ने अब सोचा कि भाई मैं एक्सचेंज पे थोड़ा सा काम करूंगा, एक्सचेंज कंट्रोल करूंगा, ताकि ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है, जितना ज्यादा इकोनॉमी में मनी सप्लाई है उतना आपका रुपी का वैल्यू गिरता चला जाएगा. जितना ज्यादा पैसा, क्वांटिटी ऑफ मनी है, मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट बताया है,
अगर लेटस से सपोज ये $1 का नोट है, ठीक है, $1 को परचेज करने के लिए, सपोज $1 को परचेज करने के लिए आपको पहले 60 रुपीज चाहिए थे, और अब $1 को परचेज करने के लिए आपको 85 रुपीज चाहिए या 89 रुपीज चाहिए। क्वांटिटी ऑफ मनी कहाँ ज्यादा लग रही है? वेयर इज द मोर क्वांटिटी ऑफ मनी यू हैव टू पुट इन, फर्स्ट और इन सेकेंड? सेकंड। सेकेंड में। Second. सो जहां पर भी क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा लगती है, वेर एवर क्वांटिटी ऑफ मनी इज हायर, यानी वैल्यू ऑफ मनी इज लोअर। पैसा जितना ज्यादा लगाना पड़ रहा है, यानी पैसे की कीमत घटती चली जा रही है, रुपी की वैल्यू कम होती जा रही है। पहले 60 रुपए में $1 आ जाता था, लेकिन अब 90 रुपीज में भी $1 नहीं आ रहा है। हायर द क्वांटिटी ऑफ मनी आई हैव टू इनपुट, यानी मेरे पैसे की वैल्यू गिरती चली जा रही है। ये हमेशा याद रखना, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। पहले 100 रुपए में जो सामान आ जाता था, आज वो सामान 100 रुपए में नहीं आता है, आपको 200 रुपए लगाने पड़ते हैं उस सामान को खरीदने के लिए। सो क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा लगानी पड़ रही है, यानी रुपी की वैल्यू गिर गई है, वैल्यू ऑफ मनी गिर गई है। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इन्फ्लेशन का, जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें आरबीआई ने फेस पर मैम, करी। पर ये सिचुएशन तो फिर कुछ कुछ केसेस में बेनिफिशियल भी हुई ना, जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे इससे तो। हाँ, तो वो हम आगे पढ़ेंगे ना। जैसे तो ये इसीलिए तो हम डिवैल्यूएशन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने डिवैल्यूएशन क्यों किया? इंदिरा गांधी जी ने रातों रात 4 रुपए से 7 रुपए पहुंचा दिया। $1 पहले 4 रुपए का था, इंदिरा गांधी जी ने एक ही रात में लगभग 35% रुपी डिवैल्यू कर दिया, 7 रुपए कर दिया, डिवैल्यू कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा होता है एक्सपोर्ट चीप हो जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ा चुकी हूँ वैसे तो मैं ऑलरेडी। एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं एंड इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाते हैं, सो ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है सबको? यस इसीलिए कंट्रीज जानबूझकर डिवैल्यूएशन करती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है, फिर आरबीआई ने क्या किया? अब 1947 हमको क्या मिली थी? इंडिपेंडेंस। देश आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, लेकिन इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुआ था। इंडिपेंडेंस भी मिली थी और पाकिस्तान भी हमसे सेपरेट हुआ था, लेकिन तब तक पाकिस्तान का खुद का कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। पाकिस्तान का तब तक खुद का कोई सेंट्रल बैंक नहीं था, तो तब तक पाकिस्तान की भी करेंसी कौन प्रिंट कर रहा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही प्रिंट कर रहा था। टिल मिड 1948 इंडियन रिजर्व बैंक हैंडल्ड द पाकिस्तान मनी टू। और उन नोट्स पे ये थोड़ा सा पुराना नोट है, इसलिए मतलब इतना क्लियर पिक्चर मुझे नहीं मिल पाया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो व्हाट इज रिटर्न ओवर हियर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैन यू सी? Reserve Bank of India. What is written over here? Government of पाकिस्तान। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा विजिबल है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। Yes, ma'am. ये पाकिस्तान का नोट है, जो कि प्रिंट कहां पर हुआ था? इंडिया में प्रिंट हुआ था, और इंडिया के भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रिंट किया था। और भी बहुत अच्छी चीज देख लो, ये नाम दिख रहा है, व्हाट इज दिस नेम रिटन? जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। सीडी देशमुख। CD देशमुख. सीडी देशमुख। इंडियन गवर्नमेंट। Yes, the first Indian governor of the Reserve Bank of India. इंडियन गवर्नर क्यों? पहले गवर्नर नहीं बोल रही हूं, फिर ध्यान से सुन लो, पहला गवर्नर नहीं थे ये आरबीआई के, पहले इंडियन गवर्नर थे। द फर्स्ट गवर्नर वाज ऑसबॉर्न स्मिथ, आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले इंडियन गवर्नर, क्योंकि देश आजाद हो गया था 1947 में, तो पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो देखो, भारतीय गवर्नर का नाम है यहाँ पे, नोट पाकिस्तान का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, लेकिन नोट छापा किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, क्योंकि 1948 तक पाकिस्तान के पास खुद का कोई सेंट्रल बैंक जब तक नहीं बन जाता, तब तक पाकिस्तान का भी मनी इंडिया ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने मैनेज किया था। यहां तक क्लियर है भाई सबको? ब्रीफिंग में वापस इसको हम शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको लाइव क्लास में ही ईयर्स और इंपॉर्टेंट डेट्स याद हो जाए। अब आया ईयर 1949। 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई, 1948 तक पाकिस्तान का भी मनी हम प्रिंट कर रहे थे, पाकिस्तान का भी मनी मैनेज कर रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1949 में बोला भाई, अब ये जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं, जो प्राइवेट लोग आरबीआई को ओन कर रहे हैं, इनको बाहर निकालो,
अब आरबीआई को पूरी तरीके से नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइजेशन का सिर्फ एक ही मतलब होता है, ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी गई, पब्लिक को ट्रांसफर कर दी गई, सरकार को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई थी। इसी को हम नेशनलाइजेशन कहते हैं कि अब कोई प्राइवेट टॉम डिक एंड हैरी नहीं होल्ड करेगा आरबीआई का मनी, आरबीआई की पूरी पूरी ओनरशिप सरकार के पास चली जाएगी। इसी को हम नेशनलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, सो 1949 में आरबीआई जो है वो नेशनलाइज हो गया था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद होनी चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक्ट पता होना चाहिए। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आया था। ठीक है, एक्ट तो हमें नहीं पढ़ना, पर पता होना चाहिए कि एक्ट का मतलब क्या है, क्योंकि जिनको मैंने बीकॉम में पढ़ा है उनको एक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्यों बनाया गया था, कोई बता सकता है? पढ़ाया है बहुत डिटेल में बीकॉम के स्टूडेंट्स को? कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। यस, कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। लेकिन किसको कंट्रोल करेंगे भाई? आरबीआई को। आरबीआई को कंट्रोल करेंगे। आरबीआई को कौन कंट्रोल करेगा? कंपनीज और मैम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स को। देश के जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देश के जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने का, इंस्पेक्ट करने का, लाइसेंस देने का अधिकार, सबको रेगुलेट करने का अधिकार आरबीआई को मिल गया था। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था 1949 का, कि जितने भी देश के कमर्शियल बैंक्स हैं उनको आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। ये था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब ब्रीफ में अभी तक जितना पढ़ा है उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता देती हूँ। आई होप स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, वर्ड्स ज्यादा छोटे तो नहीं है, सो दैट आई शुड आई जूम इट, या विजिबल है? मैम विजिबल है। ठीक है, तो 1926 हिल्टन यंग कमीशन ने कहा कि आरबीआई बनाया जाना चाहिए, रेकमेंड किया कि एक सेंट्रल बैंक आना चाहिए। 1934 में आरबीआई का एक्ट पास किया गया, इसको याद ही ऐसे रखना, आरबीआई एक्ट 1934। एक्ट पास किया तो गया था, लेकिन आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935, एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक। पब्लिक नहीं था, पब्लिक बाद में हुआ था जब नेशनलाइज हुआ था। अभी तो प्राइवेट लोग ही संभाल रहे हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उन्होंने ही पैसा लगाया आरबीआई में। ठीक है, और उन्होंने ही आरबीआई को संभाला, प्राइवेट ओनरशिप थी, गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं थी 1935 में। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आरबीआई आया था 1935 में तो उसका हेड ऑफिस कोलकाता में था। ठीक है, तब उसे कोलकाता कहते थे। लेटर ऑन फिर बाद में उसका हेड ऑफिस मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था 1937 में। फिर हेड ऑफिस आरबीआई का मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था, और आज तक हेड ऑफिस मुंबई में ही है। ठीक है, देन उसके बाद वॉर का पीरियड आया, वर्ल्ड वॉर सेकंड का पीरियड आया। आरबीआई ने वॉर टाइम इन्फ्लेशन को मैनेज किया, फॉरेन एक्सचेंज को उस वक्त मैनेज किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को नोट्स प्रिंट करके दिए, वहां पर भी आरबीआई ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1947, 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली। जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद अगले 1 साल तक आरबीआई ने पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तान के भी बैंकिंग ऑपरेशंस को मैनेज किया। फिर उसके 1 साल बाद आरबीआई नेशनलाइज हो गया, गवर्नमेंट के पास ओनरशिप चली गई पूरी की पूरी, प्राइवेट शेयर होल्डर्स को हटा दिया गया, पूरी की पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चली गई। और फिर 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो पास हो गया। आई होप यहाँ तक डेट सबको याद हो गई होंगी। यस मैम। ठीक है, पढ़ तो सबने कभी ना कभी बीकॉम में पढ़ ही रखा होगा ऐसे। ठीक है, बट ये वाली डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वॉल्यूम 1, हम अभी तक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 1935 से लेकर लगभग 51 तक हम पहुंच चुके हैं, तो वॉल्यूम 1 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन आरबीआई के जितने भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, आरबीआई जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो खुद आता है क्या परफॉर्म करने? नहीं, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से परफॉर्म करवाता है। राइट, वो किससे परफॉर्म करता है? थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है देश का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टिंग आर्म। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
थोड़ा सा इसकी भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम पहले क्या था? इंपीरियल बैंक था। ठीक है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको पहले इंपीरियल बैंक कहते थे और ये कैलकाटा में लोकेटेड हुआ करता था। ठीक है, 1806 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। तो पहले से इंपीरियल बैंक कहा जाता था, लेकिन फिर इसका नाम चेंज करके इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया 1955 में। और आज के डेट में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, आई रिपीट वंस अगेन, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक नहीं बोल रही हूँ, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बोल रही हूँ, वो कौन है आज की तारीख में? द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और लार्जेस्ट किस टर्म्स में बोल रही हूँ? लार्जेस्ट बोल रही हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म्स में। मार्केट कैप इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक कौन सा है मार्केट कैप के टर्म्स में? HDFC। HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक। लेकिन HDFC बैंक क्या है? एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट बैंक। ठीक है, ठीक है। तो ये बात बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश का सबसे बड़ा बैंक मार्केट कैप के टर्म्स में एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो कि है आपका HDFC। ठीक है, पर देश का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि आज SBI है, वो स्टार्ट हुआ था एज बैंक ऑफ बंगाल इन 1806। इसको पहले बैंक ऑफ बंगाल भी कहा गया, फिर इंपीरियल बैंक कहा गया, फिर इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया 1806 में। ठीक है, बट हमारे सिलेबस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, बट सिर्फ मेरे को सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में बताना था। पर आपको इतना पता होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में आया था। ठीक है, 1955 में इसे नेशनलाइज कर कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं हिस्ट्री में, हम सेकंड वॉल्यूम पे आ चुके हैं। ठीक है, वी हैव रीच टू द सेकंड वॉल्यूम। ये रहा, मैं वापस से अगर वॉल्यूम पे चली जाऊं, ये वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं पूरा। इसके सारे बीच के ईयर्स जो थे, किस किस ईयर में क्या क्या हुआ था, जो भी इंपॉर्टेंट ईयर्स थे, वो हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब आते हैं वॉल्यूम नंबर सेकंड पे। तो वॉल्यूम नंबर सेकंड आता है 51 टू 67, 1951 टू 1967। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, अब हम उसको कवर अप करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था 1966 का साल, द ईयर ऑफ 1966। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट ये डेट पता होनी चाहिए 1966 में? क्योंकि इसमें डिवैल्यूएशन हुआ था। ठीक है, और देश का सबसे मतलब बड़ा डिवैल्यूएशन उस वक्त का मैं कह सकती हूँ, इंडियन रुपी का सबसे बड़ा डिवैल्यूएशन 1966 में हुआ था। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड वॉल्यूम पे। ठीक है, सेकंड वॉल्यूम तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसको भी जस्ट रीड इट लाइक अ स्टोरी, मैं इसे एक कहानी की तरह ही समझाऊंगी। 1951 टू 67 का वॉल्यूम पढ़ रहे हैं हम। अब 1951 आ गए हैं हम 1951 पे। 1951 अभी अभी मैंने बताया था, 1951 में क्या आया था? 5 year plans. फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देश ने ये सोचा, इंडिया ने ये सोचा, ठीक है, मैं पेन डाउन नीचे रख देती हूँ मैं पेन। देश ने ये सोचा कि भाई देखो, वॉर वाली थी इकोनॉमीज वॉर से सफर कर, अभी वॉर से निकल कर आई थी। और आप सबको पता है जब इकोनॉमीज वॉर से निकल कर आती हैं तो क्या होता है? क्या पॉवर्टी। होता है जब देश की इकोनॉमीज वॉर से निकल कर आती है? डेवस्टेटेड ही हो जाती है, खराब ही हो जाती है। ऑफ कोर्स कोई भी इकोनॉमी जब भी वॉर से निकल कर आएगी तो इकोनॉमी डेवस्टेट हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी, पॉवर्टी हो जाएगी। ठीक है, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। तो हमेशा हर वॉर इकोनॉमी के साथ यही होता है। तो वॉर से हमारी जब इकोनॉमी निकल कर आई और अभी अभी जस्ट आज़ाद हुई ही थी, तो इंडिया ने सोचा कि भाई अब इंडिया को हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, क्योंकि हमारा देश बहुत गरीब देश हो चुका था। ऑफ कोर्स वो हम सबको पता है, अंग्रेज़ों ने लूट लिया, फिर वॉर भी आ गई, तो देश में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी और देश को हमें डेवलप करना था। और तब इंडिया को क्या कहा जाता था? खेती बाड़ी वाला देश, यही कहा जाता था ना। इंडिया वॉज नोन एज द एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, खेती बाड़ी वाला देश ही कहा जाता था ना इंडिया को, यस और नो? इंडस्ट्रियली डेवलप देश तो बहुत बाद में बना था इंडिया। तो इंडिया ने सोचा भाई कि हमको करना चाहिए 5 ईयर प्लानिंग, डेवलप करना है तो 5-5 साल के प्लान्स बनाने चाहिए और फिर देश को हमें डेवलप करना चाहिए। ये आइडिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का।
ठीक है, कि 5 ईयर प्लान हम लेकर आएंगे और देश को हम डेवलप करेंगे। तो ये 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था ये आया था सोवियत यूनियन से। ये 5 ईयर प्लान का मॉडल ऐसा नहीं इंडिया ने खुद बनाया है, नहीं, ये भी इंडिया ने कहीं से कॉपी किया था। ये कॉपी किया था यूएसएसआर से। सोवियत यूनियन का मॉडल था कि भाई सोवियत यूनियन वाले भी तो 5-5 साल के प्लान्स बनाकर ग्रो कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को, तो हम भी यही करेंगे। तो 5 साल के प्लान्स जो हैं वो इंडिया जो है वो लेकर आए कि हम भी इसी तरीके से हमारे देश को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, जो कि हम सबने बचपन में पढ़े 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान्स देश को जो है वो लेकर आने हैं। तो ये पहले हुआ इंडिया के साथ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब 5 ईयर प्लान्स हमको लेकर आने हैं तो देश ने सोचा भाई हमको तो सेल्फ रिलायंट बनना है। क्या बनना है हमको? सेल्फ रिलायंट बनना है। सेल्फ रिलायंट मतलब हम खुद हर चीज बनाएंगे। वी विल मैन्युफैक्चर इन आर कंट्री ओनली, हम सब कुछ इंडिया में बनाएंगे, इंडिया में ही हम हर चीज क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है भाई, आप कर लीजिए मैन्युफैक्चर, लेकिन अगर आप इंडिया में हर चीज मैन्युफैक्चर करेंगे लेकिन उसके लिए इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं थी, देयर वॉज नो टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, फर्टिलाइजर्स नहीं थे हमारे पास, ऑयल पेट्रोल ये सब नहीं था हमारे पास, तो इन सब चीजों को हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, इन सब चीजों को हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे हैं इंपोर्ट? क्योंकि हम बनाना हमारे देश में ही है। विजन ये नहीं था कि इंपोर्ट करना है, विजन ये था कि हम हमारे देश में से, जैसे मैं जापान से मशीन लेकर आऊंगी इंडिया में और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करूंगी, लेकिन जापान से मशीन लेकर आना भी तो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट ही कहलाएगा ना। इट वुड बी रेफर्ड एज इंपोर्ट्स ओनली। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हम प्रोडक्ट उतना अच्छा बना नहीं पा रहे थे, तो हम जो बनाएंगे वो तो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे, लेकिन इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं। तो एक्सपोर्ट कमजोर हो रहा है और इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। ये आइडिया नहीं था, विजन ये नहीं था। विजन ये था कि बनाएंगे खुद ही बनाएंगे और खुद के देश में कंज्यूम करेंगे, लेकिन खुद बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है और खुद के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो नहीं रहे हैं बाहर। तो एक्सपोर्ट जो है वो हो नहीं रहा है, कम हो रहा है, और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक्सपोर्ट का मतलब दूसरी कंट्री को बेचना और इंपोर्ट का मतलब दूसरी कंट्री से खरीदना। तो अगर तुम बेच नहीं रहे हो और खरीदते ही खरीदते जा रहे हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहले किस पे पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो देते जा रहे हैं और कमा तो रहे ही नहीं है कुछ। फॉरेन एक्सचेंज डॉलर अर्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि डॉलर को क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं हम डॉलर को, राइट। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होता गया, क्राइसिस आ गए बैलेंस ऑफ पेमेंट के, और ये क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गए। और इन क्राइसिस को और ज्यादा डीपन किसने कर दिया? दो हमारी वॉर हो गई 1962 में, एक वॉर हो गई चाइना के साथ और एक वॉर हो गई किसके साथ? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो और ज्यादा, क्योंकि उस वक्त आर्म्स एंड एमिनिशंस और ज्यादा इंपोर्ट करने पड़ गए, तो रुपी की वैल्यू और कम होती चली गई। ठीक है, और ज्यादा जो है हमारा बीओपी और खराब होता चला गया। दूसरा और ज्यादा हो गया, जैसे ही पाकिस्तान के साथ वॉर खत्म हुई 1965 में सूखा पड़ गया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि उस वक्त देश को खेती बाड़ी वाला देश कहा जाता था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कही जाती थी। तो इन दो चीजों ने और ज्यादा हालत खराब कर दी। फिर अब वर्ल्ड, अब पैसा ही नहीं है, बीओपी का क्राइसिस आ रहा है। बहुत डिटेल में मैंने आईएमएफ पढ़ाया है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बीओपी के क्राइसिस जब आ जाते हैं तो पैसा उधार देता है? विच इज द इंस्टीट्यूशन? आईएमएफ। आईएमएफ। ठीक है, पता नहीं इतना धीरे जवाब क्यों आ रहा है, जिसने पढ़ा नहीं उनका जवाब आ रहा है, जो पढ़ चुके हैं उनका जवाब ही नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो कि जब भी बीओपी, कोई भी देश बीओपी के क्राइसिस से जूझेगा तो आईएमएफ उसे फंडिंग देगा। अब आईएमएफ ने भी कहा कि भाई हम आपको और फंडिंग नहीं दे सकते, अब आपको अगर हम फंडिंग देंगे तो एक कंडीशन रखते हैं हम कि आपको रुपए को क्या करना पड़ेगा, डिवैल्यू करना पड़ेगा, आपको आपके देश की करेंसी को डिवैल्यू करना पड़ेगा। ये कहानी की तरह समझा रही हूँ, इसे कहानी की तरह ही समझो। व्हेन यू अंडरस्टैंड इट लाइक अ स्टोरी, आप कोई भी क्वेश्चन होगा ना आप आंसर कर लेंगे। फ्यूचर में व्हेन यू विल एक्सप्लेन इट टू अदर्स तो आपको और ज्यादा यू कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। तो
आईएमएफ से प्रेशर आने लग गया कि भाई हम और लोन नहीं देंगे इंडिया को। आईएमएफ ने कहा और लोन हम नहीं देंगे इंडिया को। क्यों नहीं देंगे? देखो, लोन आप किसी को भी कब देते हैं? ए जो है वो अपने बी दोस्त से लोन मांग रहा है, तो बी भी लोन ए को कब देगा? जब बी को पता है यार ए नौकरी कर रहा है या ए बिजनेस कर रहा है, तो लोन चुका देगा, तभी देगा ना कोई भी लोन आपको। लेकिन अगर बी को पता है यार ए तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, ए का तो बिजनेस लॉस में जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, तो मुझे मेरे लोन की रिकवरी ही नहीं मिलेगी, तो बी ए को लोन देगा क्या? नो मैम। नहीं देगा ना। सिंपल सी बात है। तो यही चीज आईएमएफ और इंडिया के साथ भी थी। आईएमएफ बोल रहा है इंडिया को, भाई मैं आपको लोन तो तब दूंगा ना जब आप एक्सपोर्ट करोगे, क्योंकि मेरा लोन कैसे चुकाओगे? आप पैसे बेच के ही चुकाएंगे ना। भाई पैसा कमा के ही तो लोन चुकाया जाएगा ना। सिंपल वे, आप भी लोन चुकाएंगे किसी का, तो व्हेन यू विल अर्न मनी देन ओनली यू विल रीपे बैक मनी। तो आईएमएफ इंडिया से कह रहा है आप लोन चुकाओगे कैसे? मैं तो आपको लोन दे दूंगा, बट हाउ यू विल रीपे बैक माई लोन? आप तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे, आपका एक्सपोर्ट तो कम होता जा रहा है और आपका इंपोर्ट तो बढ़ता जा रहा है, तो मैं आपको लोन नहीं दूंगा। तो लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, क्योंकि आईएमएफ गाइडेंस सजेशन ये सब देता है। हम आपको लोन तभी देंगे जब आप अपने रुपी को, इंडियन आईएनआर को क्या करेंगे? डिवैल्यू करेंगे। ठीक है, अब आपको डिवैल्यू करना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारे देश की, 4 रुपए चल रहा था तब, ठीक है। उस वक्त एक्सचेंज रेट क्या थी? $1 वॉज इक्वल टू 4.76 INR। तो इंदिरा गांधी जी ने एक रात के अंदर, ओवरनाइट, एक रात के अंदर $1 को 7.50 INR कर दिया कि अब $1 7 रुपए में मिलेगा। पहले $1 4.76 रुपीज में मिल जाता था। एक ही रात के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने, जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि अगले दिन डॉलर जो है, $1 अब 7 रुपए का मिलेगा। और ये हिस्ट्री का बहुत ही एक सडन डिवैल्यूएशन किया। बहुत सारे उनको नफरत भी फेस करनी पड़ी, पब्लिक आउटरीच भी फेस करना पड़ा। इनफैक्ट न्यूज में ये तक आ गया कि देश को आईएमएफ को बेच दिया गया है, ऐसा तक मीडिया में बात आने लग गई। पब्लिक की बहुत आउटरीच, बहुत नफरत सहन करनी पड़ी उस वक्त। पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल ऑपोजिशंस ने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि देश को आईएमएफ को बेच दिया है इंदिरा गांधी जी ने, पर ऐसा नहीं था। जब ये डिवैल्यूएशन हुआ, उसका रिजल्ट थोड़े टाइम बाद दिखने लग गया, और पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लग गया। जैसे बात हो रही थी कि जब भी रुपी डिवैल्यू होता है, सरकार डिवैल्यू रुपी क्यों करती है, उसमें एक हिडन ऑब्जेक्टिव होता है कि जब रुपी डिवैल्यू होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है। कैसे होता है वो ध्यान से सुन लो। एग्जाम्पल एक बार समझा देती हूँ। एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, समझ के पढ़ोगे तो या तो समझ में आएगा। ये सिर्फ याद कर लोगे कि हाँ डिवैल्यूएशन होने से एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट कम होता है, तो कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप हमेशा याद ही करेंगे। तो यू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए रहते हैं इंडिया में। इन मिस्टर ए को यूएसए में कार पसंद आ गई है, मस्त कार, एक लग्जरी कार पसंद आ गई है यूएसए में, और उस कार की कीमत है $1000। ठीक है, सपोज मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ। इनको एक कार पसंद आ गई है, $1000 की एक कार पसंद आ गई है। ठीक है, अब ये कार इनको पसंद आई है। अब उस वक्त इंडियन रुपी चल रहा था $1 इज इक्वल्स टू सपोज 4 रुपए। ठीक है, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ। तो इन भाई साहब को यूएसए से कार लेनी है, तो यूएसए वाले इंडियन रुपी एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? नो मैम। नहीं, वो तो इंडियन रुपी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो बोलेंगे भाई हमें डॉलर चाहिए। तो ये मिस्टर ए भाई साहब जो है, ये किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जाएंगे और आरबीआई को बोलेंगे भाई मुझे तो क्या दो, मुझे क्या चाहिए? डॉलर। वो डॉलर चाहिए, क्योंकि हमने आरबीआई का फंक्शन पढ़ा है। आरबीआई इज द सोल कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देश में किसी को भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए, आरबीआई से खरीदना पड़ेगा। तो आरबीआई कहता है ठीक है, कितने डॉलर चाहिए? तो ये भाई साहब सोचते हैं मिस्टर ए कि यार कार तो $1000 की है, तो ये बोलते हैं भाई मुझे $1000 चाहिए। अब $1000 अगर इनको चाहिए तो इनको रुपए देने पड़ेंगे ना, आरबीआई फ्री में थोड़ी देगा, फ्री में तो नहीं देगा ना डॉलर। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे इनको अगर 4 रुपए का डॉलर चल रहा है तो? 250। 4000। 4000 इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, 4000 इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे, तब जाकर $1000 इनको मिलेंगे। तो मिल गए इनको, इन्होंने कार ले ली,
और पैसे दे दिए। ठीक है, आरबीआई को 4,000 रुपए दे दिए, आरबीआई ने इनको $1,000 दे दिए, ये $1,000 इन्होंने यूएस की कंपनी, चलो सपोज फोर्ड ही है, फोर्ड को दे दिए और कार खरीद ली। अब रातों रात हुआ डिवैल्यूएशन, इंदिरा गांधी जी ने बोला अब तो डिवैल्यूएशन करेंगे। डिवैल्यूएशन किया तो $1 सपोज $7 का हो गया। अब ये भाई साहब को कार खरीदनी है तो फिर आरबीआई के पास जाएंगे, कार की कीमत उतनी ही है, कार इज स्टिल $1,000, पर अब कितने पैसे देने पड़ेंगे आरबीआई को $1,000 खरीदने के लिए? 7,000 रुपीज, क्योंकि अब $1 इंदिरा गांधी ने रातों रात 35% कीमत गिरा दी इंडियन रुपए की, कि अब भाई $1 खरीदना है तो $4 में नहीं मिलेगा, अब $7 देने पड़ेंगे। और अभी अभी मैंने बताया था क्वांटिटी कहाँ ज्यादा लग रही है मनी की, $4 पे या $7 पे? ₹7 तो वैल्यू ऑफ मनी किसकी वैल्यू ऑफ मनी गिर रही है, इंडियन रुपए की या डॉलर इंडियन की? इंडियन रुपए की। इंडियन रुपए की। मैंने हमेशा बताया है, याद रख लेना, गोल्डन रूल है, जब भी क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा लगानी पड़ जाए, $4 की जगह $7 लगाने पड़ रहे हैं, यानी आपके देश का वैल्यू ऑफ मनी गिर रहा है, आपके देश के पैसे की कीमत घटती चली जा रही है, राइट? तो अब $7,000 देने पड़ेंगे। अब ये भाई साहब सोच रहे हैं यार पहले $4,000 में कार आ रही थी, अब $7,000 में कार आ रही है, तो इनका यूएसए से कार खरीदना क्या कहलाएगा? इंपोर्ट ही कहलाएगा ना। इम्पोर्ट। दूसरे देश से कार खरीद रहे हैं तो ये खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, नहीं महंगी खरीदेंगे। पड़ेगी। कम खरीदेंगे इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट क्या हो गया? महंगा, महंगा। कॉस्टली। एक्सपेंसिव। कॉस्टली हो गया। इंपोर्ट हैज बिकम कॉस्टली। ये फायदा होता है डिवैल्यूएशन का। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ डिवैल्यूएशन, कि इंपोर्ट जो है वो महंगा हो जाता है तो लोग इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं, और ये फायदा होता है सरकार के लिए। इंपोर्ट करना बंद कर दिया यानी डॉलर बाहर जाएगा क्या? नो ये मैम। यूएसए को $1,000 नहीं, मेरा देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेरे पास ही है, कम लोग खरीदेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट सस्ता हो गया, एक्सपोर्ट करना क्या हो गया? सस्ता हो गया। एक्सपोर्ट, यहां तक समझ में आया? इसको इरेज कर दूं इस एग्जाम्पल को? यस मैम। ठीक है, तो इंपोर्ट करना कॉस्टली हो गया लेकिन एक्सपोर्ट करना सस्ता हो गया। एक्सपोर्ट करना सस्ता कैसे हो गया? यही $1,000 का सामान ए जो मिस्टर इंडिया जो ए इंडिया में रह रहे हैं, उनको मिस्टर बी को जो कि अमेरिका में रह रहे हैं, यूएसए में, उनको $1,000 का सामान बेचना है, सेल करना है। ठीक है, उनको बेचना है तो मिस्टर बी इनको रुपए के हिसाब से पैसे देंगे। तो पहले मिस्टर ए को कितने मिलते? $4,000 मिलते अपने सामान के, लेकिन अब मिस्टर ए को डिवैल्यू होने के बाद कितने पैसे मिलेंगे? 7,000 $7,000। तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई यार, पहले $4,000 मिल रहे थे, अब $7,000 मिल रहे हैं। तो उन्होंने बोला चलो भाई यार एक्सपोर्ट चीप हो गया, तो एक्सपोर्ट हम ज्यादा करेंगे। एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज मेरे देश के अंदर आएगा पैसा, बल्कि आएगा देश में, पैसा जाएगा नहीं देश से। दिस इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द नेशंस डिवैल्यू देयर करेंसी। लेकिन हमेशा याद रखना, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होता है, ठीक है, होता है, बिल्कुल होगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कि भाई आज ही एक रात में कम डिवैल्यूएशन किया और अगले दिन मैजिक दिखने लग गया। उस मैजिक को दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम टू सी दैट मैजिक। ठीक है, तो जैसे इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त पब्लिक का आउटरीच फेस किया था, लेकिन धीरे धीरे मैजिक दिखने लगा था। कुछ टाइम के बाद, साल 2 साल के बाद, एक्सपोर्ट बढ़ने लगा इंडिया का और इंपोर्ट कम होने लगा, और चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बैलेंस, बीओपी सिचुएशन इंप्रूव हो गई, फॉरेन रिजर्व्स जो है हमारे पास आने लग गया, खत्म जो हो गया था वो वापस से देश का जो खजाना था, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, वो भरने लग गया। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, यस मैम। क्लियर है? ठीक है, चलिए, सो दिस वाज द सिचुएशन। तो डिवैल्यूएशन हुआ, $1 3.30 रुपीज का था 1948 में। सबसे पहली बार देश में डिवैल्यूएशन हुआ था 1949 में। ठीक है, करेंसी डिवैल्यू हुई, $1 इज इक्वल्स टू 4.676 कर दिया गया था। और फिर क्योंकि 1966 वाला ईयर, क्योंकि हमें तो ईयर से मतलब है, हम ज्यादा ईयर पढ़ रहे हैं, राइट? तो ये इतना इंपॉर्टेंट ईयर इसलिए माना जाता है कि $4 से लेकर लगभग $5 से लेकर $8, ₹7.5 तक का डिवैल्यूएशन हुआ था। तो ये बहुत बड़ा डिवैल्यूएशन था तब हिस्ट्री में, जो कि इंदिरा गांधी ने एक ही रात में किया था, राइट?
तो ये इसलिए डिवैल्यूएशन का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1966 में डिवैल्यूएशन जो है वो हुआ था। ठीक है, सो 1951 अगेन वॉल्यूम 2 को हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था और आरबीआई ने फुल सपोर्ट किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान को कि भाई ठीक है, आप एग्रीकल्चर को डेवलप कीजिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। फिर 1950s और 1960s में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने थे, आईडीबीआई, आईएफसीआई, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आरबीआई ने बनाए थे। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले ही था, बस उसका नाम अलग था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली 1806 में ही आ गया था, पर उसे बैंक ऑफ कैलकटा कहा जाता था, फिर इंपीरियल बैंक कहा जाता था, फिर उसे नाम बदल के उसको नेशनलाइज कर दिया गया 1955 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसे नाम दे दिया गया। और 1966 जो एक इम्पॉर्टेंट ईयर है आरबीआई का, जो कि रुपी का डिवैल्यूएशन हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी ने एक रात में ही किया था। ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ तक अब सबको। वॉल्यूम 2 Yes, हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं चलो वॉल्यूम 2 में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर और डेट दोनों याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। 19 जुलाई 1969 नेशनलाइजेशन, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन। बीकॉम वाले तो बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसने भी बीकॉम पढ़ा है ये जरूर पढ़ा होगा। 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। और नेशनलाइजेशन का एक ही मतलब होता है कि भाई पहले जो प्राइवेट लोग बैंक्स को कंट्रोल कर रहे थे, वो सारी की सारी ओनरशिप सरकार को ट्रांसफर कर दी जाएगी, पब्लिक को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, जो कि ऐसा हुआ था, बहुत बड़ा कदम था हिस्ट्री का कि 14 टॉप बैंक्स देश के नेशनलाइज कर दिए गए थे। और वो ईयर था 1969, और वो बैंक्स थे ये: इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अच्छा ये ऊपर आ गया, ठीक है। सो ये 14 बैंक्स जो है नेशनलाइज हुए थे। 14 नंबर याद, अगर नाम याद नहीं तो नंबर याद होना चाहिए, नहीं तो जो आगे चल के 6 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे 1980 में, वो उनके नेम आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, और इसका ईयर पता होना चाहिए। 3-4 याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ईयर पता होना चाहिए दैट इन 1969 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। अब yes, ma'am. वॉल्यूम 2 को हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड द वॉल्यूम 2 1967 तक। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द वॉल्यूम नंबर 2। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेटन वुड्स की कहानी पे। ठीक है, बहुत डिटेल में वैसे मैंने ब्रेटन वुड्स की कहानी पढ़ा भी रखी है आईएमएफ में। ठीक है, आईएमएफ में मैंने बहुत डिटेल में इसकी कहानी पढ़ा भी रखी है, और मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था इस टॉपिक को। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ब्रेटन वुड सिस्टम कोलैप्स कैसे हुआ था, क्यों कोलैप्स हुआ था। ठीक है, और क्या रीजन थे कोलैप्स होने के, और उसके बाद इंडिया ने, क्योंकि हम आरबीआई हमारा आज मेन फोकस है, तो आरबीआई ने कैसे डील किया। अब हम सबको पता है आईएमएफ कब बना था, व्हेन वाज आईएमएफ एस्टैब्लिश्ड, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे से ईयर्स याद होने चाहिए, बहुत रिवाइज भी करवाया है इसको मैंने। 1935। 1944 में बात हुई थी, और 1945 में आईएमएफ जो है वो एस्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, सो आईएमएफ जब एस्टैब्लिश हुआ था तो एक कॉन्फ्रेंस, हम सबको पता है ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कौन सी जगह है ये भी मैंने बताया था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जहाँ पर एक जगह है ब्रेटन वुड्स में, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, जहाँ पर 44 कंट्रीज आकर मिली थी। ये वही पिक्चर है, ये पिक्चर आईएमएफ में भी मैंने आपको जो है उस नोट्स में आपको वहाँ पर भी मैंने समझाया था, ये पिक्चर वहाँ पर भी है। ठीक है, तो 1944 में जब ये देश मिले थे, राइट, ये जस्ट राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये देश मिले थे, और इन देश ने मिलकर क्या बनाया था, क्या मतलब डिसाइड किया था, बताइए जल्दी। बहुत डिटेल में आईएमएफ पढ़ चुके हैं यहाँ पे तो सब। इसका मतलब हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं लेसन्स को। मैम डेवलपिंग नेशंस को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनकी हेल्प के लिए आईएमएफ बनाया।
वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सारी इकोनॉमीज डेवस्टेट हो गई थी क्योंकि वॉर हुई थी, वॉर जस्ट खत्म ही हुई थी। ठीक है। और सारे देश के जितने भी देश थे वो सारे के सारे देश बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से जूझ रहे थे। एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बीओपी के क्राइसिस हैं बहुत ज़्यादा, ट्रेड बैलेंस बहुत नेगेटिव है। तो देश बर्बाद हो रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए ये डिसाइड किया गया कि भाई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि जब भी किसी देश बीओपी के क्राइसिस से सफर करेगा, ये आईएमएफ उस देश को क्या करेगा, फंड करेगा, पैसा प्रोवाइड करेगा। ये आईएमएफ इसलिए बनाया गया था। ठीक है, फॉर दैट पर्पस आईएमएफ वाज एस्टैब्लिश्ड। तो क्योंकि आज हम आईएमएफ की तो स्टोरी नहीं पढ़ रहे, आज हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम की स्टोरी पढ़ रहे हैं। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं कॉमर्स से, चाहे नेट सेट, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए। राइट, तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम में ये डिसाइड किया गया कि भाई हम दुनिया के जितने भी देश हैं वो फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम को फॉलो करेंगे। ठीक है, या उसको हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। जितना इजी लैंग्वेज में हो सकता है मैं उतना इजी लैंग्वेज में से समझाऊंगी कि जो गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू जो है वो डॉलर से हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, जैसे गोल्ड इज इक्वल्स टू डॉलर, यानी 1 आउंस ऑफ गोल्ड उस वक्त कितना था, $1। यानी अगर गोल्ड बढ़ेगा तो डॉलर भी बढ़ेगा, गोल्ड अगर महंगा हुआ तो डॉलर, क्योंकि डॉलर की वैल्यू हम गोल्ड के टर्म्स में डिटरमाइन करें। लेट्स फिक्स आवर करेंसीज टू वन अनदर यूजिंग यूएस डॉलर एज द एंकर एंड डॉलर इटसेल्फ विल बी फिक्स टू गोल्ड। पूरी दुनिया की सिर्फ एक करेंसी डॉलर, डॉलर की कीमत किसके बराबर रखी जाएगी, गोल्ड के बराबर रखी जाएगी। डॉलर की करेंसी, डॉलर की जो वैल्यू है, डॉलर की जो कीमत है वो गोल्ड में आकी जाएगी, गोल्ड से फिक्स की जाएगी। और उस वक्त 1 आउंस ऑफ गोल्ड ये फिक्स किया गया कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड $35 के बराबर है। और बाकी जितनी भी देश होंगे, बाकी जितनी भी देश की करेंसीज होंगी, वो करेंसीज की वैल्यू किससे डिटरमाइन की जाएगी, डॉलर से डिटरमाइन की जाएगी। डॉलर की वैल्यू किससे डिटरमाइन हो रही है, गोल्ड से। डॉलर लिंक्ड किससे है, गोल्ड से। लेकिन बाकी देश की करेंसी लिंक्ड किससे है, यानी पाउंड हुआ, जापानीज येन हुआ, चाइनीज युआन हुआ, जितनी भी करेंसी है पूरे देश की, पूरी दुनिया की जितनी भी करेंसी है, उनकी वैल्यूज किससे डिटरमाइन होंगी, डॉलर से डिटरमाइन होगी। लेकिन डॉलर की वैल्यू किससे डिटरमाइन होगी, गोल्ड से गोल्ड। डिटरमाइन। ठीक है, यही था ब्रेटन वुड्स सिस्टम, यही था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यानी अगर गोल्ड की कीमत बढ़ी तो डॉलर की भी कीमत बढ़ेगी, और बाकी जितनी भी देश की करेंसी हैं वो डॉलर के हिसाब से उनकी वैल्यूज डॉलर के हिसाब से क्या होंगी, डॉलर पे डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, सो ये था हमारा ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसको और कुछ नहीं कहते हैं, ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम था जो कि हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फॉलो हम कर रहे थे। ठीक है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए। अब हुआ क्या, कुछ सालों तक तो ये सिस्टम बहुत अच्छा काम किया। हाँ भाई, पूरी, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं कि डॉलर तो ठीक है गोल्ड से डिटरमाइन होगा, डॉलर की वैल्यू गोल्ड से डिटरमाइन होगी, लेकिन दुनिया की जितनी भी बाकी करेंसीज हैं, जापानीज येन है, इंडियन रुपी है, पाउंड स्टर्लिंग है, वो सारी करेंसीज डॉलर पे डिपेंडेंट है, डॉलर के हिसाब से उनकी वैल्यू डिटरमाइन होगी। यानी हम सबको भरोसा किस पे था, पूरी दुनिया को किस करेंसी पे भरोसा था उस वक्त, ये हम क्यों डॉलर। कर रहे हैं, पूरी पूरी दुनिया के लोग डॉलर से अपनी करेंसी को लिंक कर रहे हैं और डॉलर खुद को गोल्ड से लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे दुनिया के जो देश हैं उनको डॉलर पर क्या है, ट्रस्ट, भरोसा है कि भाई हमारा जो करेंसी है वो डॉलर के हिसाब से डिटरमाइन होगा, हमारे देश की करेंसी की जो वैल्यू है वो डॉलर से लिंक्ड है, हमें डॉलर पे भरोसा है। और डॉलर गोल्ड से लिंक्ड है, डॉलर किससे लिंक्ड है, गोल्ड से लिंक्ड है। जैसे मैंने कहा कि भाई ए को बी पे भरोसा है, बी को सी पे भरोसा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं क्या किस पे कह रही हूं कि मुझे सी पे भरोसा है। अगर ए को बी पे ट्रस्ट है और बी को सी पे ट्रस्ट है, तो यानी इनडायरेक्टली ए को सी पे ट्रस्ट है ना। ठीक है, तो ये कुछ साल तो चला अच्छा,
कुछ साल तो हाँ बढ़िया हो रहा था, पूरी दुनिया यूएस डॉलर्स में ही ट्रेड कर रही थी, हर कंट्री यूएस डॉलर्स में ट्रेड कर रही है, ट्रेड भी बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। कुछ साल ये ब्रेटन वुड सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बड़ा अच्छे से काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, लोगों का भरोसा डॉलर से उठने लग गया। अब वो क्यों उठने लग गया वो आगे बताते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, फिक्स्ड ग्राम ऑफ गोल्ड वाज इक्वल टू डॉलर, जैसे मैंने बताया 1 आउंस ऑफ गोल्ड वाज इक्वल टू $35, और बाकी सारी करेंसीज जो थी वो डॉलर के हिसाब से पैक की गई थी, ठीक है। तो उस वक्त क्या था, जैसे इंडिया में उस वक्त फिक्स कर दिया गया था कि $1 इज इक्वल्स टू 3.30 रुपीज, ठीक है। और हम भी इस ब्रेटन वुड सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। हमारी कंट्री की करेंसी भी किससे लिंक्ड थी, डॉलर से ही क्या थी, लिंक्ड थी। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, लोगों का भरोसा डॉलर से उठने लग गया। क्यों उठने लग गया, कि भाई डॉलर जो है, यूएस ने क्या कर दिया, यूएस जो है वो बहुत ज्यादा खर्चा करने लग गया वॉर्स के ऊपर, ठीक है। यूएस जो है वो बहुत ज्यादा खर्चा करने लग गया, बहुत ज्यादा डॉलर प्रिंट करने लग गया। अगर आप देखो, मैंने एक चीज बताई थी आपको जब मैंने पढ़ाया था, मैं चाहूं तो कितना भी इंडियन रुपए प्रिंट कर सकती हूँ ना, पैसे की कमी क्यों ही हो किसी को देश में, मैं तो चाहूं तो मेरे पास तो नोट छापने की मशीन है ना आरबीआई के पास, तो आरबीआई तो कितना भी चाहे नोट छाप सकती है ना, फिर तो पैसों की कमी ही नहीं होगी देश में। कर सकते हैं ना भाई, नोट की मशीन तो घर की है ना, कितना भी चाहो नोट छाप लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप उतने ही नोट प्रिंट कर सकते हो जितना आपके पास पीछे बैकअप में क्या होगा, गोल्ड होगा। मेरी गोल्ड। मर्जी से नहीं, मैं कल मेरी नींद खुली, हाँ मैं 1,000 करोड़ नोट छाप लूं, देश की गरीबी मिटा दूं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो फिर वो उसकी जैसी हालत होगी, किसकी जैसी, वेनेजुला जैसी, ठीक है। कि वेनेजुला में एक रेस्टोरेंट में अगर खाना खाना पड़ रहा है तो एक ट्रक भर के पैसे ले जाने पड़ रहे हैं। तो मैं मेरी मर्जी से नोट नहीं छाप सकती, मेरी मर्जी चले तो मैं तो 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़ नोट छाप दूं ना, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको नोट छापने हैं तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए, या तो गोल्ड दूसरे देश से खरीद कर आओ, और गोल्ड है तो ही आप नोट छाप सकते हो। लेकिन यूएस क्या करने लग गया, क्योंकि डॉलर किससे लिंक्ड था, डॉलर इज इक्वल गोल्ड। टू गोल्ड, लेकिन डॉलर बढ़ता ही जा रहा है, यूएस नोट छापता ही जा रहा है, प्रिंट करता ही जा रहा है, लेकिन गोल्ड का रिजर्व बढ़ा नहीं रहा है, गोल्ड का रिजर्व बल्कि कम हो रहा है। अब डॉलर तो गोल्ड के बराबर है, यानी किसी भी देश के पास अगर डॉलर है तो वो तो कहेगा डॉलर लो गोल्ड दो, यही बोलेगा ना, क्योंकि डॉलर तो गोल्ड से लिंक्ड है। आप तो ब्रेटन वुड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कल को चाइना बोलेगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में मेरे पास $10,000 है, ये अमेरिका को बोलेगा डॉलर लो और मुझे गोल्ड दो, क्योंकि डॉलर तो गोल्ड के बराबर है। यही है ना फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, और तो कुछ है ही नहीं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो कोई भी कंट्री आकर ये कह सकती है ना, ये लो पकड़ो अपना डॉलर और मुझे गोल्ड दो, लेकिन गोल्ड तो अमेरिका के पास है ही नहीं। अमेरिका तो डॉलर छापे जा रहा है, छापे जा रहा है, छापे जा रहा है, पीछे गोल्ड की बैकिंग है ही नहीं। इसीलिए लोगों का भरोसा डॉलर से उठने लग गया कि अब हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स तो उतने के उतने ही हैं, लेकिन अमेरिका नोट छापे जा रहा है, डॉलर छापे जा रहा है, छापे जा रहा है, छापे जा रहा है। तो दूसरी कंट्रीज को टेंशन होने लग गई, बोला अब हम फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो नहीं करेंगे। और उसी वक्त, क्योंकि अच्छा ये दिमाग में खटका भी क्यों कि भाई है ना, हमको डॉलर पे भरोसा नहीं है, क्योंकि लोग तकाजा करने लग गए गोल्ड का। लोग अमेरिका के पास गए, यूएसए में गए, लोगों ने कहा ये पकड़ो अपना डॉलर, और इस डॉलर के बदले हमें क्या दो, सोना निकाल के दो, गोल्ड का रिजर्व निकाल के दो, मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे गोल्ड चाहिए, क्योंकि डॉलर तो गोल्ड के बराबर है। और आप तो बिल्कुल डॉलर को गोल्ड के बराबर कर रहे हैं, तो ये पकड़िए अपना डॉलर, हमें सोना दीजिए। तो उस वक्त, क्योंकि अब डॉलर का पीछे तो अमेरिका को हकीकत पता है ना, मेरे पास तो डॉलर, मेरे पास तो गोल्ड का रिजर्व है ही नहीं, तो कितनों कितनों को गोल्ड निकाल के दूंगा, मैं है ही नहीं तो निकाल के कैसे दूंगा। तो फेडरल रिजर्व का सोने का खजाना घटने लग गया, कम होने लग गया, कुछ टाइम तक घटने लग गया। फिर आए रिचर्ड निक्सन, रिचर्ड निक्सन ने अनाउंसमेंट करी बहुत बड़ी कि मैं टेम्पररीली वर्ड टेम्पररी यूज कर रही हूँ, जो कि रिचर्ड निक्सन ने एज इट इज अपनी कमेंट्री में यूज किया था, यूट्यूब पर वीडियो है, जाकर देख लेना। रिचर्ड निक्सन जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि भाई मैं डॉलर को सस्पेंड करता हूं, कि डॉलर अब मैं गोल्ड में कन्वर्ट करके नहीं दूंगा, आई विल नॉट कन्वर्ट डॉलर इनटू गोल्ड। तो कोई भी देश मेरे पास आएगा और बोलेगा डॉलर को सोने में कन्वर्ट करके दो, मैं टेम्पररीली इस बात को सस्पेंड करता हूं, मैं सस्पेंड कर देता हूं कन्वर्टेबिलिटी।
तो पूरा का पूरा ब्रेटन वुड सिस्टम टिका ही किस बात पे था कि डॉलर गोल्ड के बराबर है। और जब रिचर्ड निक्सन ही कह रहे हैं कि मैं डॉलर गोल्ड में कन्वर्ट करके नहीं दूंगा, तो पूरा का पूरा ब्रेटन वुड सिस्टम कोलैप्स कर गया। पूरा का पूरा ब्रेटन वुड सिस्टम क्या हो गया? कोलैप्स कर गया। ठीक है, और ये जो टेम्पररी वर्ड रिचर्ड निक्सन ने अपनी स्पीच में यूज किया था, ये टेम्पररी से क्या हो गया? परमानेंट हो गया। आई हैव डायरेक्टेड Secretary Connally to suspend the temporary convertibility of dollar into gold. President Nixon, August 15, 1971. As it is statement है प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का, जो कि उन्होंने टीवी पर लाइव आकर दिया था। तो वो टेम्पररी परमानेंट सस्पेंड की जगह वो परमानेंट हो गया। दुनिया का भरोसा ब्रेटन वुड सिस्टम से उठने लग गया। इसको हम निक्सन शॉक भी कहते हैं। ये एक शॉक की तरह आया था कि पूरा देश, पूरी दुनिया जिस डॉलर पे ट्रेड कर रही है, जो पूरी दुनिया डॉलर गोल्ड से लिंक्ड है, डॉलर को समझ रही है कि डॉलर मतलब सोना, डॉलर मतलब सोने के बराबर, वही रिचर्ड निक्सन आके रात को कह दे कि भाई मैं डॉलर को गोल्ड के बराबर नहीं मानता, मैं कन्वर्ट करके नहीं दूंगा, तो आपको शॉक लगेगा या नहीं लगेगा? ये तो वही बात हुई ना कि तुमने आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड खरीद रखे हैं, तो तुम तो अपने दिमाग में ये सोच के बैठे हो कि यार मेरे पास तो सोना है, मेरे पास तो गोल्ड बॉन्ड है, पेपर में, पेपर के फॉर्म में है सोना, और कल को आरबीआई कहते हैं नहीं, ये गोल्ड बॉन्ड गोल्ड के बराबर नहीं है, तो तुम्हें शॉक लगेगा या नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा। तो इसको हम निक्सन शॉक भी कहते हैं। इसलिए वहां से ब्रेटन वुड सिस्टम कोलैप्स हो गया और हर देश फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की जगह देश ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पहले जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था कि $1 3 के बराबर है, अब वो फ्लक्चुएट होने लगेगा। डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करेगा, डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा, डिमांड कम प्राइस कम। ठीक है, तो ये क्योंकि देखो हमेशा जब भी कोई नई चीज, जब शॉक आता है ना, तो इंसान थोड़ा हिलता जरूर है, कंट्री को थोड़ा शॉक लगता है, लेकिन जब भी आपको शॉक लगता है ना, आप नई चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आप क्या हो जाते हैं? नई चीज के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन रुपी भी जो था वो पैक्ड था पाउंड स्टर्लिंग से। ठीक है, और हम भी ब्रेटन वुड सिस्टम का पार्ट थे, तो हमें भी शॉक लगा। लेकिन इंडिया को क्या आ गया? इंडिया को भी झटके खाने की आदत लग गई कि अब भाई डॉलर फिक्स नहीं है, ₹4 भी हो सकता है, ₹5 भी हो सकता है, ₹6 भी हो सकता है, ₹7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें झटके खाने की आदत लग गई, और ये झटके खाने की आदत हमें हेल्प करी 1991 में बीओपी का जब क्राइसिस हुआ, तब हमें और झटके लगे, क्योंकि हमको आदत हो चुकी थी कि भाई अब डॉलर का रेट फिक्स्ड नहीं है, इंडियन रुपी के टर्म्स में फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब तो ये फ्लक्चुएट हो सकता है, तो अब कभी भी ऐसा झटका लग सकता है। तो 1991 में जब झटका लगा तो हम वो सहन कर गए, क्योंकि हमने ब्रेटन वुड सिस्टम का कोलैप्स होना भी देख लिया था, तो ये चीज़ हमको वहाँ पर हेल्प करी। दिस वॉज द एंटायर स्टोरी ऑफ कोलैप्स ऑफ द ब्रेटन वुड सिस्टम, जो कि मैंने आपको एक ब्रीफ में समझा दी है। ठीक है, तो ये था आरबीआई का थर्ड वॉल्यूम, जहां पर 1969 में बैंक्स नेशनलाइज हुए, 1971 में पूरा का पूरा ब्रेटन वुड सिस्टम जो 1944 से चल रहा था, जिसपे पूरी दुनिया को भरोसा था, पूरी दुनिया के देश डॉलर पर विश्वास कर कर ट्रेड कर रहे थे, वो डॉलर, वो ब्रेटन वुड सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। फिर 1973 में, ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, 1973 में हम सबको पता है तेल के क्राइसिस होने लग गए, पेट्रोल की कमी होने लग गई, देश में भारी इन्फ्लेशन आया। 1975 हम बहुत डिटेल में आरआरबीस पढ़ चुके हैं, प्रथमा बैंक आया, रीजनल रूरल बैंक्स इस्टेब्लिश हुए, 1980 में और 6 बैंक्स नेशनलाइज हुए, और 1982 बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, नाबार्ड आया था। ठीक है, सो ये सब इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिंक्ड है। ठीक है, चलिए, आई होप यहां तक क्लियर है सबको। यस मैम। सो व्हेन यू विल सी दीज ईयर्स, तो ये इंस्टेंटली अब क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं अगर 1966 बोलूं तो क्या याद आना चाहिए 1966 से? डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी याद आना चाहिए। 1971 की बात करूं तो इंस्टेंटली याद होना चाहिए, पे उस वक्त कोलैप्स हो गया था ब्रेटन वुड सिस्टम, एकदम से झटका लगा था, कोलैप्स हो गया ब्रेटन वुड सिस्टम। 1966 एकदम ऐसा हुआ कि $1 4.76 से $1 7.5 समथिंग हो गया। ठीक है, तो ये वाले झटके। फिर 1991 हम सबको पता है कौन सी पॉलिसी आई थी 1991 में? एलपीजी की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्यों आई थी? क्योंकि देश के पास क्राइसिस थे, बीओपी था ही नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं है, इंपोर्ट है ही, इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे,
तो देश को ओपन अप कर दिया गया, लिबरलाइज करो, प्राइवेटाइज करो, ग्लोबलाइज करो, ट्रेड करो, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ताकि बीओपी के क्राइसिस को हम फाइट कर सकें। ठीक है, तो एलपीजी की पॉलिसी 1992 गोल्डन ईयर, सबको पता है, बहुत ही मतलब गोल्डन ईयर तो नहीं कहेंगे, रेड ईयर ही कहेंगे, पर हाँ इसको नाम हम सबको पता है। 1992 में क्या आया था? सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ा स्कैम का रिजल्ट था, हर्षद मेहता का स्कैम। बहुत डिटेल में मैं केस स्टडी पढ़ा चुकी हूँ हर्षद मेहता के स्कैम की। हर्षद मेहता का स्कैम केवल स्टॉक मार्केट का स्कैम नहीं था, पूरे देश का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स किया था इस हर्षद मेहता के स्कैम ने। राइट, हमारा देश का केवल स्टॉक मार्केट कोलैप्स नहीं हुआ था, बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स हुआ था। राइट, सो हर्षद मेहता के स्कैम के बाद 1992 में थोड़ा देश जागा और सेबी बनाया गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे हमने एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी जब हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, वहाँ से हमने फाइट किया। फिर धीरे धीरे आरटीजीएस आया, नेफ्ट आया, जिससे हम आज पैसा ट्रांसफ़र करते हैं बहुत जल्दी। आज पैसा अगर इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करना हो, मोबाइल बैंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, इंटरनेट बैंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपको बहुत इमिजिएटली पैसा 1 लाख 2 लाख या बड़ा अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा तो यूपीआई से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता ना, मोर देन 1 लाख यू कैनॉट ट्रांसफर फ्रॉम यूपीआई, तो आप नेफ्ट करते हैं, आप आरटीजीएस करते हैं। तो ये सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए। और फिर उसके बाद सबको पता है 2008 में दोबारा क्या आए, ग्लोबल डिप्रेशन आया। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में, अमेरिका में डिप्रेशन आया, जिससे भी आरबीआई ने फाइट किया, लिक्विडिटी को मैनेज किया, जो कि हम एलएफ कॉरिडोर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो दिस वाज इट। सेंट्रल बैंक अप तो डेट्स याद रहेंगी। व्हेन वाज सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश्ड? 1 अप्रैल 1935। 1935। ओरिजिनली 5 करोड़ की कैपिटल से आया था। ये 5 करोड़ किसकी थी? प्राइवेट ओन्ड कैपिटल थी, नेशनलाइज नहीं हुआ था, प्राइवेट लोगों ने ही कंट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है, इसमें इन 5 करोड़ की कैपिटल में से सिर्फ 2.2 लाख ऐसा था जो कि खुद का सेंट्रल बैंक का था, बाकी जितने भी पैसे थे वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट शेयर होल्डर्स ने ही दिए थे। इंडिपेंडेंस के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, नाउ ये मैंने हायरार्की जो है वो लास्ट सेशन में भी जब पढ़ाई थी मैंने आपको, तो मैंने बोला था ये हायरार्की पता होनी चाहिए। गवर्नर कितने होते हैं? आरबीआई का एक ही गवर्नर होता है, देयर इज ओनली वन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बाकी के 4 क्या होते हैं? बाकी के 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर्स। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आरबीआई का हेड ऑफिस कोलकाता में नहीं है, अब मुंबई में है। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? आरबीआई के गवर्नर ही उसके एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। देश का सबसे पहला, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज हुम? फर्स्ट गवर्नर, पहला गवर्नर और पहला इंडियन गवर्नर, दोनों में जब भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा ध्यान से देखना। पहला गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ, क्योंकि ये ब्रिटिशर थे, क्योंकि तब हमें आज़ादी नहीं मिली थी। 1935 to 37 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे। जो पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के, वो थे सर सीडी देशमुख। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो गवर्नर सिर्फ एक होता है, डेप्यूटी गवर्नर्स 4 होते हैं, 15 डायरेक्टर्स होते हैं और 4 लोकल बोर्ड्स होते हैं। ये 4 लोकल बोर्ड्स, एक नॉर्थ से आता है, एक वेस्ट से आता है, एक ईस्ट से आता है और एक साउथ से आता है। मैंने बताया था ये चारों डायरेक्शन से एक एक लोकल बोर्ड आता है, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ठीक है, शक्तिकांता दास जो है वो जस्ट प्रीवियसली लास्ट गवर्नर रह चुके हैं 2024 तक। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? संजय मल्होत्रा। डॉक्टर संजय मल्होत्रा इज द करंट गवर्नर, करंट 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब से आए हैं? 11 दिसंबर 2024। ठीक है, तो वैसे इतना डेट याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना 2024 तक शक्तिकांता दास थे और उसके बाद 26th गवर्नर इज संजय मल्होत्रा। ठीक है, जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसको हम आरबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन भी कहते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी ही कौन है? गवर्नर है। जितनी भी आरबीआई के, जितनी भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने आरबीआई को पावर दी है, वो सारी की सारी पावर गवर्नर एक्सरसाइज कर सकता है।
ठीक है, उस सारी की सारी पावर गवर्नर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है, और रेगुलेशंस भी बना सकता है, ठीक है। एंड जो भी ड्यूटी गवर्नर परफॉर्म करता है उसमें उसकी मदद कौन करते हैं, उसको असिस्ट कौन करते हैं, डेप्यूटी गवर्नर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उसको क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। हर डेप्यूटी गवर्नर का एक सर्टेन स्पेसिफिक ऑपरेशन है, ठीक है। हर हर डेप्यूटी गवर्नर, जो 4 डेप्यूटी गवर्नर है, ऐसे नहीं चारों एक ही काम कर रहे हैं, हर एक का एक अलग अलग डिपार्टमेंट है जो वो क्या करता है, हैंडल करता है। अब ये जो गवर्नर्स या डेप्यूटी गवर्नर्स हैं ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और ये रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि संजय मल्होत्रा अभी बने हैं तो दोबारा नहीं बन सकते 5 साल के बाद, 5 साल के बाद भी ही इज एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, और इन्हें फुल टाइम ऑफिसर्स ऑफ बैंक कहा जाता है। मैम हम्म। मैम इन्हें अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट यस करती है या यस आरबीआई? यस यस यस, सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, तो दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स ऑफ लोकल बोर्ड्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, गवर्नर है, डेप्यूटी गवर्नर है, कोई भी आरबीआई की हायरार्की में मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में आएगा, उन सबको अपॉइंट केंद्र सरकार ही करती है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 4 लोकल बोर्ड्स मैंने बताए, एक है नॉर्थ में, एक है साउथ में, एक लोकल बोर्ड आता है ईस्ट से, एक लोकल बोर्ड आता है वेस्ट से। हर लोकल बोर्ड में 5-5 मेंबर होते हैं और उन पांचों मेंबर्स को भी इलेक्ट कौन करता है, मतलब अपॉइंट कौन करता है, आपका केंद्र सरकार। और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये साल में कम से कम 6 बार मिलते हैं, नॉट लेस देन वंस इन अ क्वार्टर। साल में जो 3 महीने का क्वार्टर होता है, ऐसा नहीं कि 6 बार मिलना है तो दिसंबर के महीने में ही 6 बार मिल ली है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वंस इन अ क्वार्टर आपको एक मीटिंग होल्ड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो हैं वो केवल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोटिंग का राइट उनके पास नहीं है, दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट। डेप्यूटी गवर्नर के पास भी राइट टू वोट नहीं है, लेकिन राइट टू वोट वो तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब गवर्नर की मौजूदगी नहीं हो, ठीक है। जब गवर्नर प्रेजेंट नहीं है या गवर्नर ने बोला है कि आप अपना वोट दीजिए, तो ही डेप्यूटी गवर्नर जो है वो वोट देगा। एंड ऑफ कोर्स ये दैट गोज विदाउट सेइंग कि अगर गवर्नर नहीं है तो गवर्नर की ड्यूटीज कौन परफॉर्म करेंगे, डेप्यूटी गवर्नर्स जो है वो मीटिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड आरबीआई की जो सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठती हैं, ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं निर्मला सीतारमन जी बैठी हैं। आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ आपको आरबीआई के 4 करंट डेप्यूटी गवर्नर्स के नाम पता होने चाहिए। तो पहले हैं अभी आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, टी रावी शंकर, ये अभी अभी नए गवर्नर अपॉइंट हुए, तो इनका नाम तो स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। शिरीष चंद्र मुर्मू, शिरीष चंद्र मुर्मू अभी अभी नए नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं आरबीआई के, डेप्यूटी गवर्नर, नॉट गवर्नर, सॉरी, न्यू डेप्यूटी गवर्नर। पूनम गुप्ता एंड स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, ये 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं अभी करंट, ठीक है। इससे पहले पी सुब्बा राव और वो सब जो थे वो याद नहीं करने। 4 अभी जो करंट डेप्यूटी गवर्नर्स हैं वो पता होने चाहिए, टी रावी शंकर, शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है। चलिए, सो मुझे ये वाली मैम जो चीज, एग्जाम होता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिस से, उसके प्रमोशन होकर कहीं पर नहीं पहुंच सकते क्या? हाँ कर सकते हैं। तब प्रमोशन लेके कहीं पर पहुंच सकते हैं? हम्म। और डिप्टी गवर्नर को कैसे अपॉइंटमेंट कैसे होता है, डिप्टी गवर्नर से सॉरी, डेप्यूटी गवर्नर्स क्या? तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है मतलब? डेप्यूटी गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र फ्रॉम व्हाट? सरकार अपॉइंट करती है। उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग बैठती है, फिर वो वोटिंग होती है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बिठाती है, फिर उसके बाद डेप्यूटी गवर्नर्स जो है वो अपॉइंट होते हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग, मतलब हर डेप्यूटी गवर्नर को एक अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है, कोई फॉरेन एक्सचेंज का डिपार्टमेंट हैंडल करता है, कोई करेंसी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हैंडल करता है, बट अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, कोई मिनिस्ट्री अपॉइंट नहीं करेगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो देश का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा डेप्यूटी गवर्नर्स को, क्योंकि हम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये आपके 20 डायरेक्टर्स। अब 20 डायरेक्टर्स कहाँ से आएंगे? अब आई गेस अब ये तो पता हो गया होगा। यस मैम। 5 मेंबर्स 4 लोकल बोर्ड से, तो 5 4 जा 20। हर लोकल बोर्ड में 4 मेंबर, हर 4 लोकल बोर्ड है, हर लोकल बोर्ड के 5 मेंबर्स, तो 20 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये बस छोटी सी सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए।